बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। शुक्रिया बुलाने के लिए। अच्छा, शुरू करें बातचीत, उससे पहले आपको बताएं कि जो ख़ासतौर पे आपकी अभी इधर जो OTT और वेब सीरीज़ जो सब, उसमें एक पूरी जनरेशन काफ़ी अपील है आपकी उनके बीच में, और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आप अपने पॉपुलर कुछ डायलॉग्स हमारे यहाँ परफॉर्म करें। हालांकि हमारे शो में ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए अभी से हमने डाल दिया आपके कान में। अगर आप मेंटली आगे चल कर तो बातचीत के आगे के हिस्से में मन बनाएंगे तब करेंगे, नहीं तो ठीक है, मैं याद करूँगा, क्योंकि ये ना पुराना स्टाइल था। हाँ। कि एक्टर से डायलॉग बुलवाते थे। हाँ कुछ पॉपुलर हो गया तो वो। हाँ, तो वो शोले के जैसे होते हैं, वो दौर चला गया। कितने आदमी थे। हाँ। हाँ, अभी भी जैसे मतलब मैं किसी एक फंक्शन में था, वहाँ पर अनिल कपूर साहब और जैकी श्रॉफ जी स्टेज पे थे, तो बुलवाया उनसे, झकास और राम लखन के गाने बजे और लखन का एंट्री हुआ, वो सब। वैसा अभी कुछ होता नहीं है, मैंने देखा नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं। यहाँ तक कि बिस्मिल्लाह खान साहब जिन्होंने गूंज उठी शहनाई में शहनाई बजाई, तो जब भी वो अपने क्लासिकल कॉन्सर्ट्स में होते थे तो वहाँ फरमाइश शुरू हो जाती थी कि वो वाले गाने की धुन बजाओ। तो बहुत चिढ़ते थे वो इस बात से कि भाई हम फिल्म में जाके हमने एक क्या गाने में क्या शहनाई बजा दी कि हमारा पूरा जो क्लासिकल फॉर्मेट और हमारा पॉपुलर जो है वो पॉपुलर जो लोगों तक पहुंचा है ज़्यादा जी वो पॉपुलर हो जाता है। बिल्कुल। तो खैर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं विजय जी। आप तो हैदराबाद में पैदा हुए जी, और कट टू फिर आप FTI आए। इसके बीच में जो आपने कुछ और जॉब्स किए, हाँ, उसके बारे में बताइए कि क्या कर रहे थे। क्योंकि एक दबाव तो ये था कि भाई घर का काम करे, घर का बिजनेस संभाले या घर में रहे जी। ये तो था ही, लेकिन उस बीच जो आप कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? मैं बस घर से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, और क्योंकि अगर मुझे काम करना था बिजनेस का तो पिताजी के साथ या पिताजी के नीचे रह के करना था, और मुझे लगता नहीं था कि मैं उनके साथ काम कर पाऊँगा। तो उनसे बचने के चक्कर में मैं दूसरे काम की तरफ देखना शुरू किया, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। लेकिन कहीं पर मेरे अंदर भी एक रिबेलियन था, तो मैंने ट्राई किया। पहले मैंने एक तो ढेर सारे कोर्सेज़ कर लिए। मैं कोर्सेज़ करने में बहुत एक्सेलेंस पा चुका हूँ, मैं जॉब करने में उतना नहीं कर पाया था। मैंने मतलब जैसे कॉल सेंटर ट्रेनिंग ली 3 महीने की, या उन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दी कि आप ये अमेरिका है, ये यहाँ के स्टेट्स हैं, ये ऐसी भाषा बोलते हैं, यहाँ के ये हॉलीडेज़ हैं। मैं उनका पूरा कल्चर सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे उनको कॉल करना है। मेरी अंग्रेज़ी ग्रामर वगैरह सब सिखाई गई मुझे, और 3 महीना मैंने ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आया मुझे। और पहली दिन मुझे जॉब में, पहली रात में जब जॉब पे गया तो आउटबाउंड कॉल सेंटर था, जिसका मतलब होता है कि आप कॉल करोगे, आपको कॉल आएंगे नहीं। मैंने कुछ 150 कॉल किए एक रात में, और उसमें से कुछ 70 एक आंसरिंग मशीन में गए, 30-40 में किसी ने उठाया नहीं, 10-1 में किसी ने उठाया। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट आदमी से मेरी बात हो पाई, और वो रात इतनी लंबी थी और इतनी भयानक थी मेरे लिए। और पहली बार मैंने लाइफ में कॉफ़ी पी, क्योंकि मैं जाग नहीं पा रहा था, इसके लिए मैं तैयार नहीं था। और फिर जब मैं वहाँ से ख़त्म करके घर लौटा और मैं सोया, तो मुझे समझ में आया कि पिताजी इतने साल से क्यों बोलते थे कि बिज़नेस करो। अच्छा। फिर मैंने मतलब उसके पहले मैंने एक पेट्रो कार्ड नाम की एक चीज़ आई थी, भारत पेट्रोल पंप वालों ने शुरू किया था शायद सिटी बैंक का। हाँ, उसके पेट्रोल पंप पे बैठ के मैंने वो पेट्रो कार्ड बेचे हैं। मैंने आइडिया सेलुलर के लिए मैंने सिम कार्ड्स बेचे हैं मार्केटिंग में। इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया 1 साल का, उसके बाद में मैं 2-3 इवेंट में मैं एज अ वॉलंटियर गया। एफ्रो एशियन गेम्स हुए थे उस टाइम पे हैदराबाद में, उसमें मैं वन ऑफ द रनर्स था। तो ये सारे मैंने काम किए ताकि मैं घर से दूर रह सकूं, लेकिन मैं किसी भी काम में अच्छा नहीं था। तो मेरी उलझन इससे और बढ़ती गई, क्योंकि मुझे करना था एक्टिंग, लेकिन मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक्टिंग को अप्रोच कर सकूं। तो ये सब जो काम आप कर रहे थे वो कितनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कर रहे थे? ग्रेजुएशन करने ग्रेजुएशन कर लिया था? ग्रेजुएशन के दौरान भी मैं कर रहा था, जैसे ये पेट्रो कार्ड वगैरह मैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन बेच रहा था। और 3 आप लोग भाई बहन, या शायद 3 भाई?
नहीं, बड़ी बहन और 2 भाई, मैं दो सबसे भाई, छोटा आप हूँ। सबसे छोटे। सबसे छोटे होने की वजह भी तो कहीं ये नहीं थी कि सबसे छोटे बड़े दुलरुए होते हैं हाँ। और उनको बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा था, Correct. तो शायद इसलिए भी आप भाग रहे थे कि मतलब थोड़ी सी आज़ादी मिले। मुझे छूट थी भागने की, मतलब मुझे कंपेयर टू द अदर टू मुझे ज़्यादा छूट थी। और मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली भी और क्रिएट भी की खुद के लिए। किसी को नहीं पसंद था कि मैं ऐसी बात कहूँ घर में जिससे टेंशन क्रिएट हो, लेकिन मैं करता था वो बात, और उसका मुझे ज़्यादा भुगतान नहीं करना पड़ता था कंपेयर टू द अदर 2 किड्स। अच्छा, तो ये जो हैदराबाद की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के बीच में फिल्मों को लेकर कितना अट्रैक्शन आपके मन में था, या कुछ ग्लिटर ग्लॉस की दुनिया आपको कब से अट्रैक्ट करने लगी होगी, और फिर कब आपको ये लगा होगा कि ये भी आप करना चाहते हैं? फिल्मों की तरफ बहुत बाद में आया। बचपन ज़्यादातर कॉमिक बुक्स में गुम रहा पूरी तरह से। उसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग दुनिया मुझे मिली और जिसके अंदर मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर चुका। क्या था वो? राज कॉमिक्स तो मतलब उसमें क्या मज़ा आ रहा था? उसमें किरदार थे, उसमें सेटअप थे, उसमें ऐसी ऐसी जगहें देखने को मिल रही थी जो अदरवाइज़ आप सुने नहीं हो, देखे नहीं हो। इस तरह के किरदार, इस तरह के हीरोज़, इस तरह के विलन्स, इस तरह के मुझे तो साइंस के हिसाब से भी बहुत एडवांस लगी थी। जितनी मैंने स्कूल में शायद साइंस को मैंने जितना नहीं समझा उतना शायद मैंने कॉमिक बुक्स पढ़ के सीखा। और बेसिकली जो एक मेन मुद्दा था लाइफ का कि खुद के जीवन से बाहर निकल कर किसी और कहानी में खो देना, वो जो एक्सपीरियंस था वो कॉमिक बुक से शुरू हुआ। फिर उसके बाद मैं वीडियो गेम्स की तरफ गया। एक तरह से कहिए वो आपके इमेजिनेशन को इग्नाइट कर रहा था, ये आप पढ़ते हुए समझ पाए थे? मैं उस दुनिया में रहना चाहता था। मैं उन्हीं किरदारों और उसी दुनिया में मैं रहता था। इस हद तक हो गया था कि राज कॉमिक्स हमारे हैदराबाद में मिलती नहीं थी। ये मुझे मिली जब मैं पहली बार किशनगढ़, मेरा ननिहाल किशनगढ़ है राजस्थान में। तो वहाँ पर मैं जाता था हर साल अपने गर्मी की छुट्टियों में। हम लोग रहते थे कुछ 40-45 दिन वहाँ पर। तो बचपन में तो खेल कूद और इधर उधर भाग दौड़, पतंगबाजी, ये सब में ही निकल जाता था। लेकिन एक टाइम के बाद में मेरे हाथ कॉमिक बुक लगी और जो हिंदी कॉमिक्स जो मैं पढ़ता था वो वहीं पर मिलती थी। वहाँ पर मैंने पढ़ी, मैं वापस आया छुट्टियाँ ख़त्म करके और मुझे पता चला कि हैदराबाद में ये नहीं मिलती है। अब ये जो मुझे नशा हुआ है ये मैं कैसे अपना पूरा करूं हैदराबाद में। फिर मैंने स्क्रैप शॉप्स में जैसे संडे मार्केट लगता था, सड़क पे किताबें कबाड़ियों के यहाँ जाना शुरू किया। तो वहाँ पर, और मैं कुछ 8-10 साल का ही रहा होगा, तब से मैंने सुबह संडे उठ के वॉक करके इन सारी दुकानों में जाना और बाई चांस एक आधी कॉमिक्स मिल जाए तो वो उठा के ले आना। तो इस तरह से मैंने कुछ 500 कॉमिक्स इकट्ठा कर ली थी जो कि हैदराबाद में मिलती नहीं थी। मैं यहाँ वहाँ जब भी जाता, और स्टेशन पे ज़्यादातर मिल जाती थी। जो AH व्हीलर कंपनी थी जो स्टेशन पे, वहीं पे मिलती थी। सही बात है। हाँ, स्टेशन पे मुझे मिल जाती थी। बट ये है कि पैसा भी उतना नहीं होता था। राजस्थान में आप किराए पे खरीद के किराए पे ले सकते थे, पढ़ के वापस कर सकते थे। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था। आपने किशनगढ़ का नाम लिया। 2-3 साल पहले मैं किशनगढ़ गया था। शेखावाटी का ये वो इलाका है जहाँ हवेलियाँ ही हवेलियाँ, बहुत ही सुंदर जगह है। तो आपका ननिहाल कितनी सुंदर जगह पे है, तो उसकी मेमोरीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी। मेरे ख्याल से मेरी सबसे अच्छी मेमोरीज किशनगढ़ की ही है। क्योंकि एक तो मम्मी का साइड जो होता है वो ज़्यादा दुलार करता है क्योंकि वो साल में एक बार आपको देखते हैं। और वैसे भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन, very culturally very rich and very warm people. My family there, my mom's side. And फिर आप एक घर के बच्चे नहीं हो, आप उस पूरे मोहल्ले के बच्चे बन जाते हो कि अच्छा वो हैदराबाद से कांता दीदी आई है तो उनके तो मिलना है। तो मेरा लंच किसी के घर पे होता था, दोपहर का खाना कहीं पर, शाम का खाना कहीं पर, और एक बार सुबह निकले तो फिर पता नहीं किसके घर गए, कहाँ कटी पतंग की तरह उड़ रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि हैदराबाद में जो ये कॉमिक्स से जो शौक़ पैदा हुआ, फिर आपने कहा कि उसी में बने रहना चाहते थे, उसी दुनिया में। इस बात को सुन के कोई इस अंदाजे पे पहुंच सकता है कि शायद आपके दोस्त कम थे, हालांकि
आपके ही एक दोस्त ने एफटीआई जाने में आपकी काफ़ी मदद की, इसका मतलब ये दोनों बातों में कोई मेल नहीं है? नहीं, दोस्ती मेरी हुई थोड़ा आगे जाके। एक आधे दोस्त थे जो जिनके साथ ही मैं बैठता था स्कूल में, तो एक क्लोज बॉन्ड में बनाता था, और जो कि अभी भी है कि क्लोज बॉन्ड बन जाते हैं। बाकी जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है उसमें मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसको गहरा बनाने में मुझे टाइम लगता है। बचपन में एक आधे दोस्त करीबी थे, बट लेकिन क्योंकि हमारी फैमिली भी बहुत क्लोज नेट थी, और एक्सटेंडेड फैमिली भी काफ़ी बड़ी है हैदराबाद में और राजस्थान में भी, तो ऐसी, और मेरी हम उम्र के बहुत सारे कज़न्स हैं, तो ऐसा माहौल बना नहीं कि घर से बाहर जाके टाइम स्पेंड करें, और जो कि हमारे घर पे पसंद भी नहीं था। तो फ्रेंडशिप वगैरह चालू हुई जब मैं शायद जूनियर कॉलेज में गया था, तो वहाँ से सिलसिला जो चालू हुआ, वो दोस्तियाँ मुझे बहुत काम आई लाइफ में, और वो बहुत करीबी भी है। फिर भी बताइए कि कॉमिक्स के अलावा स्टेज या इम्पर्सोनेट करना, हैदराबाद की उस दुनिया में जहाँ आप रह रहे थे, किसी को देख के ऐसा लग रहा था कि अरे वाह क्या कमाल किया, मैं ऐसा करूँ, वो सब कुछ शुरू हुआ था क्या तब? नहीं? नहीं हुआ था। जैसे क्या कहते हैं, बचपन में VHS पे वो लगाते थे लॉरेन एंड हार्डी, वो मुझे बहुत पसंद थे। चैपलिन हमने खूब देखा है। मेरे फादर को हिंदी फिल्में नहीं पसंद थी, तो वो दिखाते थे हमको। एक तो उनको टीवी पे फिल्म देखने का जो रिवाज है उनको बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहते थे कि 3 घंटे बर्बाद करो, आधे घंटे का कोई सीरियल देख लो, आधा घंटा बर्बाद करो। तो फिल्म घर पे कभी चलती हुई दिख जाएगी तो सीधा तार निकाल देते थे टीवी का। तो घर पे कोई फिल्में वगैरह नहीं देखी, लेकिन वो संडे हमको एक्शन फिल्म दिखाने ले जाते थे इंग्लिश की, थिएटर में? हाँ, थिएटर में। तो उस टाइम पे अपना जैकी चैन, ब्रूस ली वॉज, उनकी कोई पुरानी फिल्में वापस आ जाती थी, लेकिन ज़्यादातर जैकी चैन, फिर बाद में जेट ली, इंडियाना जोन्स, फिर अपना जो फेस ऑफ, इस तरह की एक्शनर्स जो होती थी हॉलीवुड की, वो दिखाते थे। तो वही रोल मॉडल्स थे कि आप पुलिस स्टोरी बाहर देखकर बाहर आए और आपको भी मन कर रहा है कि आप खंबे को किक मारो, ये सब हमने किया है। तो वो अर्ली हीरोज़ थे। और कुछ म्यूजिशियंस थे जो बहुत पसंद थे। मेरे ख्याल से माइकल जैक्सन की कैसेट हमने इतनी चलाई है कि पूरी घस गई थी। फिल्मों के साथ चालू हुआ जब दोस्ती आई, आई थिंक 98, 99, 2000 के आसपास, जब मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ जाके पहली बार फिल्में देखना चालू किया, तब मुझे समझ में आया। क्योंकि जुड़वा आई थी उस टाइम पे, तेरे मेरे सपने, जुड़वा, फिर वास्तव आई, और वास्तव मुझे बहुत पसंद आई थी, और मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आई थी। और वो फिल्म हम लोग उसकी कॉपी करते थे, 1.5 फुटिया और उसकी देख माँ 50 तोला वाला। तो अब भी लेकिन मैं थोड़े डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ होगा कि जब आपने ये तय कर लिया कि एफटीआई जाना है, और यहाँ तक कि घर से पिताजी को ना पता चले तक का रिस्क लेके जाना है, तो कोई तो जुनून सवार हुआ होगा कि कर लेता हूँ, थोड़ा करूँगा, चलो सीखता हूँ। हाँ, हल्का फुल्का मॉडलिंग जैसा कुछ हो गया था हैदराबाद में। जब मैं कॉलेज में था तो किसी ने मुझे बोल दिया था किसी बेकरी में या किसी शॉप में कि आप कल अगर आओगे तो आपकी कुछ फ़ोटो खींचनी है, एक मैगज़ीन में डालना है, आप चश्मा पहनोगे और इस तरह का। तो वो फ़ोटोज़ आनी चालू हो गई थी न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, और बहुत ही एमेच्योर लेवल पे था। तो उस थॉट ने इग्नाइट किया था कि इसमें कुछ हम भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत जल्दी समझ में आया था कि मॉडलिंग की जो दुनिया है मुझे नहीं सूट करेगी। और मैं उस टाइम पे एक थिएटर ग्रुप में मिलने गया था कि आप सुना है कि एक्टिंग सिखाते हैं, मैं सीखना चाहता हूँ। कौन सा थिएटर ग्रुप था? सूत्रधार करके। अच्छा, अगेन विनय वर्मा। हाँ, विजय वर्मा विनय वर्मा के पास पहुँचे। लेकिन उन्होंने एकदम साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि इसमें बहुत कमिटमेंट चाहिए, ये है वो है, और आओ कल बात करते हैं, परसों बात करते हैं। तो थोड़ा गाजर दिया हमको,
और फिर मैंने भी गिव अप कर दिया। और फिर मैं बाकी सब जॉब में फेल होता रहा और बहुत दुखी था। तो तब मैंने FTI का एक ऐड देखा न्यूज़पेपर में कि रीस्टार्ट हो रहा है कोर्स और इस तरह का, 2004 की बात है। तो मुझे लगा कि अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने सीक्रेटली डिमांड तब तक आपके ग्रेजुएशन किए हुए कितना टाइम गुजर चुका था? ग्रेजुएशन हो ही रहा था या हुआ ही था। अच्छा, टाइमिंग करेक्ट ठीक है। वर्कआउट हो गई थी मेरे लिए। तो मैंने अप्लाई किया और मैं गया वहाँ पर, और किसी गलती के कारण उन्होंने मुझे सेलेक्ट भी कर लिया था, इंटरव्यूज़ क्लियर करके ये सब करके वर्कशॉप तक पहुँचने के लिए। वो वर्कशॉप 4 दिन की होती है FTI में, जहाँ पर कुछ 80 या 100 स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें से 20 का सिलेक्शन होगा। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो जो 4 दिन में वहाँ पर रहा उससे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे लगा कि मुझे दोबारा जाना है, ये अप्लाई करना है। तब मैं फिर जब गया सूत्रधार सीखने के मकसद से, इस बार मैं थोड़ा अच्छा दृढ़ निश्चय लेके गया और उन्होंने मुझे फिर स्वीकार किया और हमने ट्रेनिंग चालू की। और उसके एंड में एक प्ले हुआ 3 महीने के वर्कशॉप के एंड में, जिसमें पहली बार मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिला और मुझे बड़ा मज़ा आया। कौन सा प्ले था? किसी और का सपना नाम का एक प्ले था। कॉमेडी था और दखनी डायलेक्ट भी उन्होंने रखने दिया था। तो बहुत करते हुए भी मज़ा आया और करने के बाद लोगों को भी मज़ा आया। तो मुझे लगा ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो काम मैं करना चाहता हूँ मुझे भी अच्छा लग रहा है और मुझे सामने से रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया FTI में और इस बार मेरा हो गया था। लेकिन अब ये दिक्कत ये आ गई थी कि घर से कैसे बोलें, क्योंकि जब मैं प्ले वे कर रहा था तो कुछ लोग को पता था कि करता है ऐसे कुछ टाइम पास के लिए, लेकिन मेरे पिताजी को नहीं पता था। तो ये था कि अब घर छोड़ के कोई गया नहीं आज तक हमारे यहाँ पर, तो घर छोड़ के जाने का कैसे मैं इनसे कहूँ। और आफ्टर फेलिंग इन 3-4 अदर जॉब्स, ये भी एक करियर ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे कि आप आर्ट परस्यू कर रहे हो या आप पैशन परस्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। उनको तो आप बताओगे कि आप इस धंधे में जाना चाहते हो और इस धंधे में पैसा कमाना चाहते हो। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने की, तो मैं पैसे का इंतज़ाम किया। एक दोस्त से परमिशन मैंने ली, मम्मी से, और मेरी और एक उस टाइम पे दोस्त हुआ करती थी जो मुझे मंथली अलाउंसेस भेजती थी, और मैं फिर घर से भागा। आपके पिता वैसे क्या करते रहे? उनका हैंडीक्राफ्ट्स का बिज़नेस है। हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस वहीं हैदराबाद में है। और फिर खैर तो बाद में उनको तो पता चला, तो वो तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट तो किया कि नहीं, वो बहुत गुस्से में थे और बहुत सालों तक गुस्से में थे। कुछ 7-8 साल तक। अभी क्या है? अभी ठीक है। कब से ठीक हुआ? थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। एक फिल्म आई थी रंगरेज, वो उन्होंने थिएटर में जाके देखी थी, और मेरा पहला ही काम उन्होंने थिएटर में जाके देखा था। मैं 2000 तो 2005-6 से कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, 13 में वो आई थी, तो उन्होंने देखी थी, किसी दोस्त ने उनकी ले गए थे। तो तब तक चर्चा हो गई थी, मतलब कि हाँ वहाँ पिता की दुनिया में कि हाँ लड़का अब कहीं पहुँच रहा है। हाँ, नहीं, ये था कि जो भी इस इंडस्ट्री से नहीं है ना, ये दुनिया बहुत उनके लिए बहुत डेंजरस भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है और बहुत ख़राब भी है। इतने सारे नज़रिए हैं ना इस प्रोफेशन को लेके, जिसको आप जस्टिफाई आप उनको समझा ही नहीं सकते। तो उनको लगता था कि एक तो आप जब घर से बाहर निकलते हो कुछ करने के लिए इस फील्ड में, तो आपको सीधा कंपेयर करेंगे उस प्रोफेशन के सबसे बड़े दिग्गज से, कि तुम थोड़ी वो बन पाओगे, अमिताभ बच्चन नहीं बन पाओगे। तुम थोड़ी शाहरुख खान बन शाहरुख पाओगे। खान नहीं बन पाओगे। तो फिर आप भी सोचते हो कि बेंचमार्क वही बना दिया हाँ, गया। ये एक ही, या तो आप शाहरुख खान हो या आप कुछ नहीं कुछ नहीं है उनके नज़र में, और उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो खैर रंगरेज देख के उनका क्या फिर कुछ फीडबैक मिला? नहीं, कुछ फीडबैक नहीं मिला। उस बार मैं जब घर गया था, हर बार मैं उससे पहले जब घर जाता था तो मुझे बड़ी वो होती थी, जाने से पहले बहुत डर लगता था और बीमार भी पड़ जाता था मैं, इतना घबराहट के मारे कि क्या मुंह लेके जाऊं, क्या किया मैंने।
जाता था और बहुत कम बातचीत होती थी और थोड़ा टेंस एनवायरनमेंट रहता था कि कब कोई वोल्केनो फूट पड़े। लेकिन उस बार जब गया तो उन्होंने मुझे एक ऐसे दो कुछ दिया हाथ में, मैंने देखा टिकट थी सिनेमा हॉल की, बोला 2 टिकट, मैंने देखी तेरी फिल्म, अच्छी थी। चलो ठीक है, दिस इज़ प्रोग्रेस। फिर आई थिंक जब पिंक रिलीज हुई थी तो एक फ़ोटो मेरी उन्होंने देखी थी, जो आई थिंक उस फोटो के बाद भी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के जितने भी माँ बाप हैं जो परेशान हैं अपने बच्चों को लेके, वो कहीं पर उनको थोड़ी सी शांति मिलेगी, क्योंकि वो फोटो थी अमिताभ बच्चन जी के साथ। जब इस देश में कोई लड़का या लड़की एक्टर बनने निकलता है और उसकी फ़ोटो आ जाती है अमिताभ बच्चन के साथ, तो माँ बाप थोड़े से चैन की सांस ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो FTI पहुंचने के बाद तो आपको तो स्पेशलाइज करना था एक्टिंग में ही, और शुरुआती जो एक दो साल जो गुजरते हैं आपके, वो तो एक मिक्स्ड ट्रेनिंग के होते हैं, और तब उसमें बहुत ऐसी अजनबी अतरंगी कहा जाए कि फिल्में दिखाई जाती हैं कि शायद कौन जयदीप ही कह रहे थे कि वो क्या रशोमन या कोई ऐसी चीज़ दिखाई जा रही कि नींद आने लगेगी, वो कौन सी दुनिया आपके सामने खुल रही है, कोई जापानी, उधर कुछ पॉलिश, तो एक अजीब एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है यंग माइंड्स पे, मुझे लगता है, जो कि बहुत पेशेंस का लेवल चेक किया जाता है, सारी चीज़ें चेक हो जाती है कि एक तो तुम बेटा तुम कहाँ आ गए हो, ठीक है, हाँ, और कि तुम फ्रेम में क्या क्या देख सकते हो, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारी जो फिल्में थी वो ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, ये आप आराम से बैठ के नहीं दे सकते, इसमें आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा चाहिए, तो वो भी आपको सीखने को मिलता है। पोइट्री क्या चीज़, पोइट्री इन मोशन क्या चीज़ होती है आपको समझ में आती है, और आप मतलब आप ये पक्का सीख जाओगे कि बैठे बैठे कैसे सोना है। तो ये ट्रेनिंग आपकी FTI में हो जाती है, क्योंकि जब 12 घंटे क्लासेस लेके और ये सब करके और रात में रैगिंग होनी है, तो वो जो 3 घंटे AC रूम में मिलता है उसमें आप बड़ी चैन की नींद लेते थे। लेकिन खैर ये तो जोक अपार्ट, एक टाइम तो ऐसा आता है कि फिर आप इसलिए नहीं कि आपको कोर्स पूरा करना है, फिर एक पर्पस भी उसमें जुड़ जाता है, या कि ये सचमुच आपके अंदर एक शौक़ पैदा होता है, क्योंकि फिर पर्दे पर ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे होते हैं और बतौर एक्टर आपको पता चलता है कि वो कुछ ऊंची चीज़ है जो जहाँ तक आपको पहुँचना है। वो तो बहुत जल्दी हो गया था। इनफैक्ट जब मैं गया वहाँ पर मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा 2 मकसद थे। एक, खुद का स्पेस बनाना, मतलब फिज़िकल स्पेस, क्योंकि मैं जिस घर में रहता था वहाँ पर एक सेंस ऑफ प्राइवेसी या सेंस ऑफ स्पेस का नहीं होता था, सबका है। और जिस तरह का काम मैं करना चाह रहा था उसके लिए मुझे एकांत बहुत ज़ोर से चाहिए था। तो वो था मेरा कि एक मुझे रूम मिल जाए और मुझे एक TV मिल जाए और DVD प्लेयर के साथ, ताकि मैं फिल्में देख लूँ। मैंने फिल्में नहीं देखी है लाइफ में, और मैंने ये 2 बहुत दबा के किए। मैंने खूब सारा टाइम खुद के साथ बिताया और मैंने खूब सारी फिल्में देखी। मैंने मतलब FTI में उस दौर में जो भी लोग थे सब जानते हैं बात कि मैं हर रोज़ 1 या 2 फिल्म जाके TV रूम में DVD प्लेयर में लगा के देखता था, और मैंने सारे जुगाड़ लगा रखे थे, क्योंकि जो लाइब्रेरी में जो फिल्में मिलती थी वो तो क्लासिक सिनेमा था, ये सब था, बट मुझे हॉलीवुड भी देखना था, क्लासिक हॉलीवुड 80s 70s, मुझे पचिनो, डी नीरो सबका काम देखना था। तो फिर मैं पूना में बाहर की लाइब्रेरियों से FTI की क्लासिक फिल्में देख के बार्टर में वो लेके आना, और इस तरह का एक्सचेंज मैंने चालू किया, और मेरा खुद का एक बहुत बड़ा कलेक्शन बन गया था फिल्म्स का। तो मुझे जो लाइफ में जी रहा था कुछ 23 साल, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ मैंने 2 साल जी है। मतलब मैं उठता बैठता खाता पीता या तो क्लासरूम में था या उस TV के सामने, और ऑफ कोर्स प्लेज वगैरह भी बहुत हुए थे उस टाइम पे। मैंने ये नोटिस किया था कि मेरा लाइफ का पूरा फोकस ही चेंज हो गया है।
मुझे जो चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा था, मुझे याद है कि जब मैं गया था वहाँ पर तो मुझे मतलब मैं पहले थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करने का शौक़ था। हैदराबाद में था तो हर महीने एक शर्ट खरीद ली, ये हो गया वो हो गया। मैंने 2 साल में एक भी चीज़ नहीं खरीदी। मैं बाहर निकला तो एकदम से मैंने देखा ये तो चीज़ 700-800 में मिलती थी, ये 1500 की कैसे हो गई। तो वो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैंने 2 साल से मैंने किसी मॉल में या किसी शॉप में कदम नहीं रखा है। मैंने कोई न्यूज़पेपर नहीं खोला है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो या इन 20-25-40 लोगों के साथ मैं उठा बैठा हूँ, खाना खाया हूँ, इनके साथ क्रिकेट खेला हूँ, बास्केटबॉल खेला हूँ, या वीडियो गेम खेला हूँ, या क्लासरूम में बिताया, या मैंने फिल्म्स देखी है। यही किया। तो इट वाज काइंड ऑफ अ मिलिट्री ट्रेनिंग आई वुड से। और वो तो कहिए बाय चॉइस कहिए कि आपने इस बात को सेंस किया कि आखिरकार यही काम करेगा, यही चीज़ आपको हेल्प करेगी। और इतनी सारी फिल्में देखते हुए अगर आप याद करें उन 2 वर्षों में, कौन सी ऐसी फिल्म या कौन सा जॉनरा आपको ज़्यादा समझ में आने लगा और अट्रैक्ट करने लगा? ड्रामा, मुझे ड्रामा में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया था वहाँ पर। एंड ड्रामा फ्रॉम अक्रॉस लैंग्वेजेस, अक्रॉस द रीजन्स। पहले ये एक्शन का होता था, कॉमेडी का होता था, या हॉरर फिल्म, जैसे जो आप जब बड़े होते हो ये सारे एक्साइट करते हैं आपको। बट मुझे एकदम से जो रियलिस्टिक ड्रामास थे, फ्रॉम मिस्टर श्याम बेनेगल टू समथिंग लाइक मकबूल, या टैक्सी ड्राइवर, या उस टाइम पे मैंने और न्यू वेव भी चालू हो गया था, तो अमोरेस परोस, इस तरह का वोंग कार-वाई की फिल्में, इन द मूड फॉर लव। तो एकदम से सडनली एक इनएक्सेसिबल लाइब्रेरी ऑफ फिल्म्स जो आप तक कभी पहुंच ही नहीं सकता था, वो एकदम से पहुंच गया। और वही हुआ जो कॉमिक बुक्स के साथ हुआ था। मैं पूरी तरह से खो गया था उसमें। बट सबसे ज़्यादा एक्साइट किया था ड्रामा ने, ऑल्सो बिकॉज एज एन एक्टर ड्रामा इज़ वेरी 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 satisfying to watch, very arousing to play. और फिर ये जो बैच जिसमें आप एक्टिंग सीख रहे थे, उसमें भी फिर एक छोटा सा ग्रुप बहुत क्लोज दोस्तों का शायद बना हो, वो कौन लोग थे? हमारा बैच उस मामले में काफ़ी ब्लेस्ड था, क्योंकि काफ़ी क्लोज निट बैच था। सब एक दूसरे से बना के रखते थे, और काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो एक दूसरे को जोड़ कर रखे हैं। हमने काफ़ी सारे प्लेस साथ में किए हैं। हमारे टीचर्स ने काफ़ी सारी ग्रुप एक्सरसाइजेस करवाई है, जिसकी वजह से टीम बहुत स्ट्रांग बनती गई। जब आप एक एक्सरसाइज अप्रोच करते हो क्लासरूम में, एक एक्सरसाइज है और 20 स्टूडेंट्स को करनी है, तो आप करते हो कुछ और उसके बाद में आप बैठ के देखते हो 19 लोग क्या करेंगे इसी एक्सरसाइज का। तो आपका जो जिस तरह से आपका माइंड खुलता है चीज़ों को लेके कि किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं एक सिंपल एक्सरसाइज को, 20 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ गिव्स यू 20 न्यू वेज टू डू द सेम थिंग। वो बहुत एक्साइटिंग प्रोसेस होता है। उसमें आप बहुत ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मार खाता है। उसमें आपको पता चल जाता है कि आप कितना पानी में हो। और पहला 6-8 महीना तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे हमारे क्लास में ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से टूट चुके थे, और फिर उन्होंने अपने आप को बिल्ड करना शुरू किया। उनमें से एक मैं था, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस भी नहीं लेके आया था और नॉलेज भी बहुत कम लेके गया था। तो फिर उस टूटने में भूख बढ़ी कि अब सीखना पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मुंबई जाना है तो इस तरह से नहीं जा सकते। और यहाँ पर ये दोस्तियाँ बहुत काम आई हैं, तो आज भी वो दोस्तियाँ सारी बरकरार है। ऑलमोस्ट एवरीडे बात होती है, और हफ्ते में 1-2 बार मिलते भी हैं। उसमें से अगर कहूँ तो जैसे जयदीप है, जयदीप मेरा बहुत ख़ास दोस्त है। और अभी सनी हंदुजा जो एस्पिरेंट्स में है, वो मेरा करीबी दोस्त है। राजकुमार से मेरी अच्छी दोस्ती है। ये तो ऐसे एक्टर्स हैं जो जिनका काम बाहर आ गया है। और भी ऐसे एक्टर्स हैं हमारी क्लास में जो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद नहीं है, मुझे ये पूरी तरह से पता है कि
ये बैच में जितने लोग हैं वो अपनी छाप छोड़ेंगे। क्योंकि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट तो डेडिकेटेड ही है फिल्म और टेलीविज़न रिलेटेड ट्रेनिंग से, और चूँकि आप एक्टिंग फिल्म और टेलीविज़न से जुड़ी हुई विशेषताओं को ध्यान में रखकर सीख रहे थे, और उसी वक्त आपके पास वो भी कहानियाँ होती हैं जो पिछले बैचेस से निकले हुए बड़े बड़े जो स्टारवॉर्ड्स हैं वो तो इंडस्ट्री में हैं ही। इसके अलावा फिर एक मन ऐसी शंकाओं से भी भरता है, क्योंकि बहुत वर्किंग एनवायरनमेंट बदल गया, फिल्मों की डिमांड बदल गई, और एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग लेके आप निकल रहे हैं बाहर। तो इस बीच जब आप ये सोचते रहे कभी, क्योंकि वो एक बहुत ही सिक्लूडेड दुनिया है FTI की, आपने कहा ही कि बाहर निकलने पे पता चलता है कि 700 रुपए की चीज़ 1500 रुपए में बिक रही है, क्योंकि आखिरकार आप वहाँ एक बॉग डाउन होके आप सीख रहे होते हैं, आप एक बबल में हो, बबल में होते हैं, और बाहर की दुनिया बदल चुकी होती है या बदल रही होती है। तो ऐसे में ये जो शंकाएं मन में उठती रहीं वो क्या थी? हम जब वहाँ पर थे ना, हम बिल्कुल बाहर का नहीं सोच रहे थे। इनफैक्ट सबसे जो केयर फ्री डेज थे हमारे लाइफ के, इस बारे में मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इस बारे में बात होते रहती है उनसे, वो सबसे ज़्यादा केयर फ्री डेज थे। वो डेज ऑफ लर्निंग एंड नर्चरिंग थे, और उसमें ना तो हम बम्बई सोचते थे ना जहाँ से आए हैं वो सोचते थे। हम उस दिन के बारे में बहुत एक्साइटेड होते थे और उस एक्टिविटी को लेके बहुत एक्साइटेड होते थे कि जो हमको आज प्ले आउट करनी है। और हमारे पास बहुत सारे टास्क हुआ करते थे, बहुत सारा काम लाइंड अप होता था दिन भर के लिए, और फिर ऊपर से प्रोएक्टिव भी थे कि इतना तो मिल रहा है और क्या, तो खुद से भी कुछ एक नाटक एक लड़का डायरेक्ट करेगा और 7-8 को एक्ट करवाएगा, उस तरह का भी माहौल चल रहा था। तो वही मतलब वही 2 ट्रैक पैंट्स और 4 टी-शर्ट में आपने पूरा 2 साल निकाल दिया, वैसे ही वाला होता था। और फिर जब आप ऐसे एक्टरों की याद करते हैं जिनको आपने अपने बड़े ख़जाने के बीच में जो DVDs और कैसेट्स में आपने देखा था, बार बार देखा था, और फिर जब आपको करना पड़ा, तो क्या याद आती है कि वो मोमेंट जो जिसको देखकर आप बहुत हैरान होते हैं, वो कैसे कर दिया गया होगा? ऐसे किसी फिल्म क्लिप या एक्टर के उस एफर्ट की बात कीजिए। उस मामले में हासिल मैंने पहली बार FTI पहुंच के ही देखी थी, और मैं अब उसको मैं कैसे डिफ़ाइन करूं कि मुझे लगा ये कैसे हुआ है, ये क्या किया है। एक तो बहुत कुछ कर दिया है, आप एक बार में समझ भी नहीं सकते। कोई पर्टिकुलर सीन की बात कर रहे हैं? हाँ, इरफान साहब के जितने भी सीन्स हैं उसमें, स्पेशली जब भी वो कुछ ऐसा करते थे जो कोई और करता ही नहीं था। आपको लगता है ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ये जो हुआ है ना, ये आप दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ करेंगे, और कोई सोच के कर गया। आई वुड से ऑल ऑफ पचिनोज वर्क, मोस्ट ऑफ डिनीरोज वर्क, गर्म हवा मैंने देखी थी और मुझे लगा था ये इतना सहज और इतना इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस मिस्टर बलराज साहनी का था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई चीज़ को देखूं, किसी फिल्म को या किसी सीन को देखूं, और मुझे लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कर सकता कोई। फिर आप जाते हो अपने वर्कशॉप में और चीज़ें खोल के देखते हो कि ये बनाया कैसे, क्या हम पुर्जों का इस्तेमाल किया, और आप सोचते हो कि ये जो इन्होंने बनाया है एक यंत्र, इसको आप कैसे पैदा कर सकते हो, आपके पास जितने रिसोर्सेस हैं उसको लेके। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो एक तरह से जो वंडर आप महसूस करते हो किसी उम्दा कलाकार को देख के, उसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहिए, उसको वैसे ही रख देना चाहिए। वो आपके लिए वो याद बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लाइफ में।
आपने देखिए 4 नाम लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि 8 और नाम आप नहीं ले सकते, होंगे वो भी आपके पास। मिसाल के तौर पर आपने इरफान भाई का नाम लिया, आपने अल पचिनो, रॉबर्ट डी नीरो का नाम लिया, आपने बलराज साहनी का नाम लिया। चलिए इन्हीं 4 में से किसी एक फिल्म के किसी एक मोमेंट को याद कीजिए कि उसको फिर देखना पड़ता है कि वो कैसे वो किया, मतलब वो यंत्र को खोल के। मैंने स्पर्श देखी थी जब, तो मैंने सेंटर ऑफ वुमन पहले देखी थी पचिनो साहब की, जिसमें वो ब्लाइंड रिटायर्ड आर्मी मैन प्ले कर रहे हैं, और मैं पूरी तरह से कन्विंस हो गया था कि इन्होंने ये जो ब्लाइंड पर्सन का रोल प्ले किया है, और एक एंगस्ट और एक जो पैथोस है और एक फ्रस्ट्रेशन एट द सेम टाइम, तो चार्म उन्होंने डिस्प्ले किया है, वो अनपैरेलल्ड है। कोई मतलब दिस इज़ द बेस्ट। एंड उसके बाद स्पर्श मैंने देखी और मुझे लगा ये आपने लेवल अप किया है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग। मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं सोच के, प्लेइंग अ डिसेबिलिटी टू दैट इफेक्ट एंड स्टिल बीइंग सो ट्रू टू द कैरेक्टर। और एक बहुत ही अंदर का बहुत अंदर जो चुभने वाली चीज़ें थी, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में वो बाहर लेके आए, विच हैपन्स बिकॉज ऑफ अ डिसेबिलिटी। देवदास जब मैंने देखी थी दिलीप साहब की, वो एक मोमेंट है जब वो गुस्सा करके ऐसे छड़ी से मार देते हैं हीरोइन को। वो इतना सरप्राइजिंग था, वो इतना शॉकिंग था, और इतना अपने आप में पूरा था कि अगर आप उस कैरेक्टर को पूरी तरह में फॉलो कर रहे हो, वो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते थे कि ये ऐसा कुछ कर देगा और इस तरह से कर देगा। उनका जो गुस्सा होना उस बात पे, वो जो मैजिक क्रिएट किया है, उस मैजिक के लिए मैं तलाश करते रहता हूँ, देखने में भी और हाँ, ना सिर्फ तलाश करते रहते हैं बल्कि आप तो कुछ करके भी हम समझते हैं, दिखाते हैं। क्योंकि ज़्यादा की बात नहीं करूँगा मैं, तो शी के ही आपके कुछ मोमेंट्स को बहुत मुझे लगता है कि ओवरऑल सीरीज़ के बारे में मेरी कोई राय हो सकती है, लेकिन उसमें तो वो आपने किया है शी में, मतलब मैं ये कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतनी बातें भी यहाँ पर प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी कर रहे हैं। तो फिर ये जो जादूगर 2, तो जिसमें से नसीरुद्दीन शाह और इरफान, जब आप यहाँ आए तो वो थे, तो आपका कभी मन हुआ कि उनसे मिला जाए? हाँ, पीछे पड़ रहे। इरफान साहब से मुलाकात हो गई थी FTI में रहते हुए। वो माइटी हार्ट शूट कर रहे थे एंजेलिना जोली के साथ। वो वहाँ पर उनको किसी ने बोला कि क्लास कर लो, स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने बोला क्लास वास में नहीं करूँगा, मैं मिलने आऊँगा। तो वो आए, हम सब से मिले। तो वो जो हासिल में मैंने देखा और ये जो इंसान है, ये तो बहुत टू डिफरेंट। उस टाइम पे बुलक भी रहते कि किसी CBI या रॉ के लिए काम करते हैं, उस तरह की गेटअप में आए, पूरे मूड में थे अपने। और नसीर साहब भी FTI में पढ़ाने आए थे, तो उनसे भी मुलाकात वहाँ पर हो गई थी। उस टाइम पे वो थोड़े एंग्री यंग मैन थे, तो बहुत भड़क जाते थे स्टूडेंट्स पे। तो हमारे सीनियर बैच को थोड़ी झेलनी पड़ी थी उनका जो आक्रोश था। तो हम तो बहुत डरे हुए थे उनसे, लेकिन उनकी क्लास में मैं छुप छुप के कहीं पर से देख लेता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और फिर मेरे जूनियर बैच के लिए भी वो आए थे, तो मैं बॉम्बे से FTI वापस गया, वो बॉम्बे आने के 2 साल बाद। और मैंने सुबह वहाँ पर पहुँचा जिस दिन उनकी वर्कशॉप हो रही थी जूनियर बैचेस के लिए, और मैंने उनको जाके बोला कि मैं भी अटेंड कर सकता हूँ। तो बोला कि मेरे हाथ में नहीं है, जो 20 स्टूडेंट्स हैं ये उनका प्राइवेट स्पेस है, और कोई आएगा नहीं आएगा वो डिसाइड करेंगे। तो मुझे लगा ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है एक्चुअली, क्योंकि जब 20 लोग का एक क्लास होती है तो वो बहुत प्राइवेट और बहुत सीक्रेट होता है, उसमें कोई इंट्रूडर नहीं आ सकता। तो मैं बड़ा ऐसे सैड होके बैठा था वहीं पर, लेकिन मेरा जाने का मन भी नहीं था। तो कुछ 4-5 घंटे तक मैं और मेरा दोस्त वहीं बैठे रहे। तो उन्होंने देखा कि ये हट नहीं रहे, तो उन्होंने पूछा रहेगा अंदर कि ये 2 लड़के आ जाएंगे तो चलेगा क्या, सीनियर्स हैं आपके? तो उन्होंने बोला भाई बुला लो। तो फिर लंच टाइम पे उन्होंने हमको अंदर बुलाया। फिर 2 दिन मैंने उनके साथ वर्कशॉप की, और
वो ये उनके सामने एक्सरसाइज करना, वो इतनी बारीकी से चीज़ों को देख रहे होते हैं कि आप कितना भी अपना दिमाग लगा लो, आप दिमाग लगा के नहीं जीत सकते। आपको वो एक्सरसाइज ईमानदारी से करेंगे तो उनको दिख जाएगी, और ज़रा भी मिलावट आई तो वो पकड़ लेंगे। और ये दोनों ही मुलाकातें, चाहे वो इरफान भाई के साथ हो या नसीर साहब के साथ हो, इसमें बात की मुलाकातें तो ज़्यादा होती रहीं, लेकिन पहली मुलाकात में वो फ़ैन वाला कुछ आपका फ़ैन मोमेंट जैसा कुछ था? होता ही है। आप मतलब आप देख रहे होते हो उनको, कि उनके सारे डिटेल्स को, और ऐसा कुछ हुआ नहीं था जीवन में कि किसी फिल्म स्टार को हमने करीबी तौर से देखा हो। तो ये FTI जाके ही हुआ था। तो मतलब पता नहीं, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस के साथ ही आप उनको देखते हो कि ये यार, ये तो कमाल है, ये तो बड़े पर्दे पे और हमारे सामने है। उसी तरह का कुछ होता है। और क्योंकि मैं शर्मीला भी था बहुत, तो मेरे से तो बात भी नहीं होती थी, तो मैं बस दूर से देख ही लेता था। और मेरा ये था कि एक्सरसाइज वगैरह होएगी तो कुछ करेंगे तो अच्छा कुछ लग जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, तो खैर फिर आपने FTI की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर आप मुंबई आ गए। जी। और अगर एक अखबार की रिपोर्ट या इंटरव्यू का सहारा लें, हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी अखबार या किसी TV चैनल में बयान कुछ और देते हैं और इंटरप्रिटेशन या प्रेजेंटेशन उसका कुछ और हो जाता है, कि 10 साल आपको लगे ये कहने में कि हाँ, अब आपके लिए कुछ दरवाजे खुल रहे हैं। क्या ये बात ठीक है? दरवाजे अच्छी तरीके से खुलने चालू हुए थे गली बॉय के बाद, और वो आई थी 2019 में, और मैं आ गया था 2008 में। तो हालांकि छोटे छोटे दरवाजे खुले, खिड़कियां भी खुली, और किसी ने ऐसे थोड़ा शटर खोल के भी दिखाया, लेकिन जिस तरीके से मैं चाहता था कि मैं काम को अप्रोच करूं या लोग मेरे काम को अप्रोच करें, वो चालू हुआ गली बॉय की सक्सेस के बाद। पर्सनल माइलस्टोन्स कुछ रहे हैं, जैसे मेरी पहली फिल्म मॉनसून शूट आउट, पहली फिल्म मिलना एज अ लीड वाज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं खुद को एज अ लीड देख नहीं पाता था, और किसी और ने मुझ पे भरोसा किया और देखा मुझे इस नज़र से, वो काफ़ी था। और उस फिल्म का फिर फेस्टिवल में जाना, कैन फिल्म फेस्टिवल में जाना, और वो जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मेरा पहला लाइफ का फेस्टिवल, मैं एज एन एक्टर जा रहा हूँ, और इतना एक्स्ट्रावेगेंट था, तो वो मेरे लिए, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे। उसने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, उस वजह से मैं काफ़ी साल तक वेट भी करता रहा उस फिल्म के रिलीज़ होने का। लेकिन उस इंतज़ार में फिर बहुत जब लंबा समय निकल गया था, तो आप वेट करते करते कहीं पर आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑप्टिमिज़म, ये सारी चीज़ों पे थोड़ी ठेस लगती है। हाँ, वो तो है। अलग अलग पर्सनालिटी में की बात होती है। 10 साल 11 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लोग इंतज़ार करते रहते हैं और परसिस्टेंटली लगे रहते हैं। ये उदाहरण आपके सामने पहले से मौजूद हैं। हाँ, ये उदाहरण की वजह से भी ना, मैंने कहीं पर अपने आप को बोल दिया था कि चलो ठीक है, 40s में या 50s में भी मिले ढंग का, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, एज अ पर्सन खुद आप अपनी पर्सनालिटी को जब आप कभी एसेस करते हैं, तो क्या आप इस तरह के भी इंसान होंगे कि आप ये सोच के कि अरे अब तो मैं एक प्रिविलेज्ड ट्रेंड एक्टर हूँ, अब मुझे क्यों उस तरह दर दर भटकना चाहिए, अपने को प्रेजेंट करना चाहिए, नेटवर्किंग करना चाहिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स को फ़ोन करना चाहिए, पोर्टफोलियो बना के, मैं तो प्रिविलेज्ड हूँ, मुझको तो मेरे पास काम आएगा। नहीं, काम आएगा ऐसा तो कभी मैंने सोचा नहीं, और मेरे ख्याल से वो सोच गलत है, क्योंकि जब तक लोग आपको जानते ही नहीं है तो काम कहाँ से आएगा। और लोग तभी जानेंगे जब आप उन स्पेसेस में पहुँचोगे जहाँ पर काम पैदा हो रहा है। थोड़ा सा मेरा ऑडिशन के साथ लव हेट रिलेशनशिप रहा है,
जब ऑडिशन कायदे से करने वाला हो और एक डेकोरम मेंटेन किया गया, एक काम को लेके एक सीरियसनेस है, सीक्रेटनेस है, वहाँ पर मैंने अपने आप को अच्छा करते हुए देखा है। और जहाँ पर एक भीड़ को बुला के चेहरे देख के जो एक्सरसाइज कर रहे थे, वहाँ पर मेरा जम नहीं रहा था, तो वो वाला मैंने अवॉइड किया और मैंने अपना टाइम इस्तेमाल तुरंत कर लिया यहाँ पर थिएटर करने में। मुझे लगा कि ये ऐसे रोज़ रिजेक्ट होने से, तो जिस तरह से आपका मेंटल इम्बैलेंस होने वाला है, उसको अवॉइड करने के लिए आप क्रिएशन में रहो, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन में रहो। तो उस टाइम पे आई वॉज लकी क्योंकि मिस्टर टॉम वॉल्टर वॉज डूइंग अ प्ले, एक अंग्रेज़ी नाटक वो कर रहे थे, और मेरे जीवन का पहला अंग्रेज़ी नाटक था वो। तो वहाँ पर भी फिर वही सारा मुझे ट्रेनिंग दिया, और कुछ 1.5 साल तक मैंने उनके साथ एक नाटक किया, कुछ 35-40 शोज़ किए रहेंगे। उसकी वजह से क्या है, मेरा टाइम सही जगह पे मुझे लग रहा था कि जा रहा है, खाली घर पे बैठने में या वेट करने में या इन सब चीज़ों में नहीं जा रहा है, जो आपको प्रोसेस ऑफ क्रिएशन में नहीं रखती है। और जब आप नाटक कर रहे होते हो बॉम्बे में, तो नज़र पड़ जाती है कास्टिंग डायरेक्टर्स की, इन सब की, तो वहाँ से फिर काम पैदा करना चालू किया। तो थिएटर में खाली आपने टॉम जी का नाम लिया, तो वही प्ले आप वही एक प्ले कर रहा था, और उसके अलावा हम FTI के कुछ स्टूडेंट्स अपने आप से भी कुछ कर रहे थे। और उस दौरान मेरा यही था कि कुछ ना कुछ करता रहूं, तो मैंने कुछ 2 या 3 कहानियां तैयार की थी। एक मंटो साहब की थी नंगी आवाज़ें, तो नंगी आवाज़ें मैंने तैयार कर ली थी। ये सब नसीर साहब का काम देख के हमने सीखा था कि इस तरह से आप करोगे तो आपका काम की तरफ वो बना रहेगा, क्या कहते हैं, दिल लगा रहेगा, दिल भी लगा रहेगा, और आप पॉलिश भी कर रहे हो अपने आप को। तो एक प्रेमचंद की कहानी थी बड़े भाई साहब, एक मंटो साहब की थी, और एक गुलजार साहब का एक कहानी मैं तैयार कर रहा था। तो यहाँ पर मेरा लगा रहता था, मैं 4-5 लोगों को बुला के एक छोटा सा शो कर देता था। इस तरह की चीज़ें चल रही। और जब ये इस वाला वक्त गुजर रहा था, तो आपका ये आपकी धारणा पुष्ट होती जा रही थी कि यहाँ पर लॉबिंग है। मैं वो उसकी बात, नेपोटिज्म वाले उसमें की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लीशेड, कि आखिरकार कास्टिंग डायरेक्टर्स कुछ डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों के कुछ अपना एक नेटवर्किंग है, और उससे एक मन को ये रहता है कि नहीं, इसमें काफ़ी एनर्जी जा रही है, कि कोई प्ले में भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया, छोटे मोटे आपने कुछ शॉर्ट फिल्में की, ऐड किए, दिख तो रहे हैं लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, वो दिख रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। मतलब आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, और वापस आते हो अपने देश, तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिक्स मुझे समझ में आया। पॉलिटिक्स भी नहीं है, इंडस्ट्री के जो ट्रेड के जो रूल्स है, जो अनसेड है समटाइम्स, वो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये क्या होता है, अच्छा PR कुछ होता है, अच्छा आपको आर्टिकल निकलवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको कोई फिल्म स्कूल में नहीं देता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जब आप फील्ड में होंगे और उसके बाद भी अगर आप जानना चाहते हो तो। नहीं तो आप अपने इग्नोरेंट घर में बैठना है तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ लोगों की सक्सेस या कुछ लोगों को जल्दी से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये बात तो बहुत जल्दी हमको समझ में आ गई थी, और इस बात से बहुत जल्दी हमने पीस भी कर लिया था। मैंने तो पर्सनली मैंने बोला था ये तो होएगा ही, और ये बदलने वाला नहीं है। कोई आएगा और वो 10 साल उनको मिलेगा चांस, तो और उसके बाद कोई दूसरा आएगा, तो ये तो होता ही रहेगा। और इसकी वजह से अगर हमको लगता है कि हमको काम नहीं मिल रहा है तो फिर नहीं मिलेगा। वो बहुत ही अलग दौर हुआ करता था जब आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, और आपका बहुत सारा काम ऐसा है जो बाहर भी नहीं आया है, लेकिन आपको पता है कि बनाया हुआ है, कहीं पर पड़ा हुआ है, और किसी दिन बाहर आएगा और इसके वजह से आपका जीवन बदल जाएगा।
उस दौर में मैं बहुत दिनों तक रहा हूँ और बहुत सालों तक रहा हूँ। मेरी काफ़ी सारी फिल्में अटक अटक के बाहर आई थी। मॉनसून शूटआउट बहुत अटक गई थी। चिटागोंग भी 2 साल बाद आई थी। यारा मैंने जो की थी, मेरी तीसरी चौथी फिल्म थी, वो बहुत सालों बाद में आई थी। तो जो काम कर लेने का जो सुकून या मज़ा था वो मैंने ले लिया, लेकिन उसका जो फल मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो अ पार्ट ऑफ मी वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने कुछ कर लिया है, लेकिन वन पार्ट ऑफ मी वॉज वेरी वेरी अनहैप्पी कि अरे लेकिन ऐसा पेंट करके घर पूरा तैयार कर दिया है, उसके ऊपर फिर एक कवर डाल दिया है। हम बोल रहे थे कि कवर हटाओ और दिखाओ और नुमाइश करो इसकी, लेकिन वो नहीं हुआ, वो बहुत समय तक नहीं हुआ। तो अंदर से कहीं पर ये पता था कि चीज़ें बदल सकती है, लेकिन वो कब बदलेगी ये मेरे हाथ में था ही नहीं। और उसकी वजह से फिर मैंने प्लानिंग लाइफ में करनी बंद कर दी एकदम। मैं कहा जहाँ पर मन कर रहा है, जो करने का मन कर रहा है करो, और करके भूल जाओ। फिर भी तो हर शाम के बाद एक जब सुबह होती है तो आदमी अपने को तैयार करता है, मोटिवेट करता है, और तब वो कौन सा ऐसा फ़लसफ़ा या कौन से, चाहे वो दोस्त हों या कोई और पीयर ग्रुप हो, वो कहता है कि नहीं, एटीट्यूड ये नहीं बल्कि ये ठीक काम करेगा। क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जब आप नहीं, किसी ने बहुत सही बात बोली थी कि जो भी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे, तुम किसी बार में बैठ के टेबल पर मत निकालो, तुम कैमरे पे निकालो। और क्योंकि पढ़ने लिखने का शौक़ है, काफ़ी सारे उसमें आपको मरहम मिल जाएंगे। आपको शेर व शायरी में मिल जाएंगे, आपको प्रोज में मिल जाएंगे, आपको दूसरों की जीवन की देख के मिल जाएगा। पीयूष भाई ने बहुत अच्छी एक 2 लाइन लिखी है कि कैसा ये शहर है कि मतलब साल गुजर जाते हैं लेकिन शाम नहीं बीतती। इस तरह के जो थॉट्स आपके जहन में आता है, आपको लगता है चलो ठीक है, कुछ लोग पहले हमसे रह चुके हैं यहाँ पर, हम अकेले नहीं हैं। ये जो हो रहा है ये आप अकेले पर नहीं हो रहा है, ये आपसे पहले बहुत लोगों पर हो चुका है और आपके साथ बहुत लोगों पर लगातार चल रहा है, और आपके बाद भी ये लोगों पर होता रहेगा। ये ऑनगोइंग है। तो आप इसमें अकेले महसूस नहीं कर सकते जब आपके पास लिटरेचर का, जब आपके पास लाइफ एक्सपीरियंसेस का या इस तरह के मेटाफर्स का ख़जाना हो। बहुत बहुत हेल्प करता है। और ऑफ कोर्स यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड पीपल who can who believe in you and who loves you। देखिए, मैंने अभी हाल ही में रतन थियम के एक पुराने इंटरव्यू में उनको ये कहते हुए सुना कि एक्टर के भीतर कोई एक एनर्जी पॉइंट होता है। पहले तो वो खड़ा हो तो अपने बॉडी वेट के को थोड़ा जज करे, उसका बॉडी वेट थोड़ा टेढ़ा होने, थोड़ा, और उस एनर्जी के उस सेंटर से सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। ये वो एक्टर के अपने तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो वो मार्शल आर्ट्स और डांस और इन सब चीज़ों को एमैल्गमेट करते हैं। आपके केस में आप तो एक बहुत मेथोडिकल ट्रेनिंग से होकर गुजरे, आप कौन वाली बात को अपने एक्टर के संदर्भ में उसे पहचानना, चाहे उसकी आवाज़ हो, उसकी बॉडी मूवमेंट्स हों, उसके एक्सप्रेशन का कोई तरीका हो, वो आपका क्या तरीका है? मैं दो पहलू में इसके जवाब दूंगा। एक होता है अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, खुद को समझना, खुद के क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, खुद को क्या चीज़ अच्छी लगती है, खुद को क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती, और बारीकी से कौन सी चीज़ आपको गुस्सा दिला सकती है, कौन सी चीज़ आपको खुशी दे सकती है, कौन सी चीज़ से किस तरह का इमोशन आप महसूस करते हैं, किस खाने से आपको फ़र्क पड़ता है। टू बी इन टच विथ योर सेल्फ, एंड दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जितना आप समझेंगे खुद को और अपने आसपास के पहलुओं को या चीज़ों को या एलिमेंट्स को जो आप परफेक्ट करते हैं,
उसका अवेयरनेस बहुत बहुत काम आता है, क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो, आप कितनी भी तैयारी करके जाओ, आपको पता है आप ये बोलोगे, आगे वाला ये बोलेगा, ये सब होगा, बट इस सब के बीच में एक स्पेस भी इन्वॉल्व हो जाता है जो आपने पहले नहीं देखा है। एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो जिसके लिए स्क्रिप्ट में कोई मेंशन नहीं है। इन सब को साथ में लेके जब आप प्ले करते हो किसी चीज़ को, तो कुछ ब्यूटीफुल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जो बहुत हेल्प कर देते हैं एक एक्टर को। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस इज सेल्फ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज़ वेरी वेरी क्रूशल। पर्टिकुलरली आई वाज टोल्ड दिस बाय अ टीचर कि तुम जब तक खुद की तलाश नहीं करोगे तब तक तुम पैसिव एक्टर रहोगे, उनके शब्दों में। क्योंकि मैं सीन में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था जिस तरीके से, तो वहाँ से जो उन्होंने बीज डाला था आइडिया का, तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी साल काम किया और मैं स्पिरिचुअल एक जर्नी पे गया 8-10 साल की, जो कि बहुत ये जो आपके सारे सवाल थे कि वो दौर कैसा था, उस टाइम पे मैं कैसे अपने आप को संभाल कर रखा था, वो इसलिए संभाल कर रखा था क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल पाथ पे था। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैं करता था, जिसमें बहुत सारा जर्नलिंग था, खुद के बारे में लिखना, बहुत सारे एक्सरसाइजेस थे, ग्रुप एक्सरसाइजेस थे, मेडिटेशंस थे। एक तरह से देखो तो जितना भी बैगेज था मेरा, मैंने सबको एड्रेस किया है धीरे 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 धीरे, और कहीं पर रिजॉल्व किया है इश्यूज़ को फ्रॉम द पास्ट, टू बी एबल टू बी completely present in this one single moment। काम के तौर पे मुझे कोई कैरेक्टर इनकम्प्लीट लगता है जब तक वो उस रीजन का नहीं लगे या उस रीजन का साउंड नहीं करे, तो वो थोड़ा प्रायोरिटी पे रखता हूँ मैं। अगर जैसे मैं अगर गली बॉय में जो किरदार है वो कहाँ पर रहता है और वहाँ पे लोग कैसे बोलते हैं, भाषा का प्रयोग कैसा होता है, लिंगो क्या होता है, बोलचाल कैसा होता है, मुझे लगता है काफ़ी सारे जवाब उसमें होते हैं कैरेक्टर के, वो कहाँ से है। तो कोशिश रहती है कि जिस किरदार को मैं अप्रोच करूँ उसको उस रीजन से कनेक्ट करूँ। बाकी इमोशनली अपने आप को परफॉर्मेंस को मीटर करना या उसको ग्राफ देना, ये आपके स्किल्स में आ जाता है। वो तो एक्सपीरियंस से भी थोड़ा आएगा। हाँ, लेकिन आपको मैप करना पड़ता है शुरुआत में, नहीं तो फिर इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है जो फिर आपको बुरी लगेगी, खुद को तो बुरी लगेगी, फिर ऑडियंस पकड़ लेगी तो हाय तौबा। तो हाँ, एक उसको भाषा और रीजन से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे, क्योंकि आप किसी से पहली बार मिलते हो लाइफ में और 2 या 3 सेंटेंसेस के बाद समझ जाते हो कि शायद ये वहाँ का है या ये वहाँ से आया है। और अगर कोई अभिनेता एक रीजन प्ले कर रहा है या एक तबका प्ले कर रहा है या एक भाषा प्ले कर रहा है और वो पहले ही 1 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए बगैर पता है। तो विजय जी, हम लोग करीब करीब बातों के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं। आपके सामने 3 चॉइसेस हैं। एक तो ये कि आप हमें कुछ गाकर सुनाइए, दूसरा कि आप हमें कोई शेर या कविता सुनाइए, और तीसरा कि जो मैंने शुरू में कहा था कि कोई डायलॉग बोलकर सुनाइए। इसमें से तीनों में से आप एक चुन सकते हैं। गाना तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ऑडियंस सलामत रहे, तो नहीं गाऊँगा। या आप हमारी तीनों ख्वाहिशों को स्थगित कर सकते हैं। नहीं, कुछ कहीं पर कुछ बोला है फिल्मों में, लेकिन याद नहीं है डायलॉग्स। जैसे शिव जैसे आप कह रहे थे, उसमें काफ़ी सारी मैंने बकबक की है जी, और लगातार की है। हैदराबादी में कुछ हो सकता है वैसे जी, उसमें ऐसे कुछ बोलता है ना, वो ज़र्रा अलग दिख रहे नहीं लेकिन बात वही है। एंड मेरे पास ऐसे ऐसे जवाब हैं जिसके सवाल भी नहीं है तुम्हारे पास। हैदराबादी में तो आराम से बात कर सकते हैं। उधर का क्या है बोले तो सीधा क्या है, थोड़ा अदब में भी रहते हैं, लेकिन बोलने का है जो बोल के निकल जाते चुपचाप से।
आगे वाले को मालूम भी नहीं पड़ता, टोपी पहना के आउट। मीठा मीठा बोल लेके टोपी पहना के गायब। तो विजय जी, हम लोग अब बातचीत ख़त्म करेंगे। कोई ऐसी बात जो आप इस इंटरव्यू के बीच कहना चाहते थे और वो सवाल मैंने नहीं पूछा है, अभी आप कह सकते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। हम तो दर्शक हैं, हम तो फ़ैन हैं आपके शो के, और एक ऐसा शो जो मतलब जहाँ पर सच में एक बातचीत हो रही है और लोग खुल के बात कर रहे हैं और तामझाम नहीं है जी। फोकस इज़ ऑन नोइंग द पर्सन। इट्स वेरी स्पेशल। तो ये तभी देखिए हो पाता है जैसे आप आए, आपने पूरा वक्त दिया, और हम लोग बिना किसी एजेंडा के कि हमारे सामने कोई फिल्म नहीं है जैसे प्रमोट करना है, कोई इशू नहीं है जिसको अंडरलाइन करना है, हम लोग एक दूसरे से गुफ्तगू ही करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आप हमारे लिए हमारे शो में आए और इतनी सारी बातें हम कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया।